everyone, welcome to my channel. My name is Dr. Kanchan Virat and I am hoping that you guys are doing perfectly fine in your lives. हम लोगों ने एक CSIR UGC नेट JRF एग्जामिनेशन के लिए सीरीज शुरू की थी। उसमें आज ये थर्ड लेक्चर है। ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है, तो जाके उन्हें देख लीजिएगा। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना। ओके, चलो ये वाली जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी रहेगी बिकॉज इसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस डिकोड करेंगे लाइफ साइंसेस का। तो शुरू कर लेते हैं। सी, इस वीडियो में हम लोग मेजर फोकस जो रखेंगे वो सिलेबस के ऊपर रखेंगे और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उस पे, और क्या बुक लिस्ट है। ओके, एंड फॉर स्पेसिफिकली फॉर लाइफ साइंसेस, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट लाइफ साइंस था तो मैं उसी को पढ़ा सकती हूँ। तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे अर्थ साइंसेस है, फिजिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, उन सब के लिए आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ। तो मे बी शायद उसके लिए यू शुड कंसल्ट समवन एल्सेस चैनल। तो शुरू कर लेते हैं आज। देखो, हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था जब हम नोटिफिकेशन देख रहे थे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या रहता है, तो उसमें सिलेबस मेंशन था। तो उस सिलेबस के अंदर 13 डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे। ओके, तो उसमें क्या था? सबसे पहला, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी। एक सेकेंड। तो फर्स्ट वन वाज मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन relevant to biology. Second, cellular organization. Third one, fundamental processes. अभी हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे, डिकोड करेंगे इसमें क्या क्या है। नंबर 4, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। नंबर 5, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। नंबर 6, सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट। नंबर 7, सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल। नंबर 8, इनहेरिटेंस बायोलॉजी। नंबर 9, diversity of life forms. Number 10, ecological principles. Number 11, evolution and behavior. Number 12, applied biology. And number 13, methods in biology. तो ये 13 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमने देखे थे। इसके अंदर फर्दर चैप्टर्स हैं जो हमको देखने हैं। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं। देखो, जो सबसे पहला सब्जेक्ट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है? नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स, ये पढ़ना है। सेकेंड थिंग, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, इन सबके स्ट्रक्चर हमको पढ़ने हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है, वाइटामिन है, फंक्शन कैसे करता है, स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, ये सब कुछ इसमें हमें पढ़ना है। नंबर 3 क्या है? स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस। ये सारी जो इंटरैक्शंस होती है, वैन डर वाल फोर्सेस होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस है, ये सब इस तरीके की जो इंटरैक्शंस होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो सब हमें पढ़नी है। देन नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम क्या देखेंगे? पीएच क्या होता है, बफर क्या होता है, रिएक्शन काइनेटिक्स क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, ये सब देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? बायो एनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कपल्ड रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर, बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स। ये सब क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ हम लोग इस पूरी सीरीज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है, राइट? क्योंकि सब ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तुम, ठीक है, इसमें सिलेबस ब्रेक डाउन में नहीं जाओगे। सिलेबस ब्रेक डाउन करके क्या छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, किस पे नजर डालनी चाहिए, किस पे नहीं, वो सब कुछ तुम अपने आप से नहीं करोगे। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है कि अच्छी तरीके से देख लो, नजर में उतार लो कि क्या क्या चैप्टर्स है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, देन प्रिंसिपल्स ऑफ कैटालिसिस, एंजाइम्स एंड एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम रेगुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, आइसोजाइम्स। ये सब क्या टर्म्स हैं, ये सब कुछ हम बाद में देखेंगे। बट फर्स्ट फोकस
करो कि ये वर्ड्स ना तुम्हारी नजर के सामने से आ जाए, ताकि जब भी इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स या वीडियोस या कुछ भी ऐसा देखो तो तुम्हें पता रहे कि ये मेरे रिलेवेंट है, ये मेरे काम की चीज है, इसको मुझे देखना है। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, रामचंद्रन प्लॉट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रामचंद्रन प्लॉट। ओके, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, डोमेन्स, मोटिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिव्स एंड फोल्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, कॉन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, हेलिक्स ए बी जेड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ए बी जेड हेलिक्स पढ़ना न्यूक्लिक एसिड का। देन टी आर एन ए, माइक्रो आर एन ए, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क करके चलना। देन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, कैसे स्टेबल होते हैं। देन नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड वाइटमिन्स, इन सब पे फोकस्ड है ये चैप्टर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला, अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। एक सेकंड में इसको सेट कर लेती हूँ। हाँ, नेक्स्ट देखो, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पढ़ेंगे कि सेल्स जो होती है हमारे बॉडी के अंदर, या सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वह किस तरीके से होता है, क्या क्या होता है सेल, एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो कोई भी सेल होगी तो सबसे पहले हम उसका मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल। ठीक है, उसके अंदर की जो ऑर्गेनेलीज है ये सब कुछ हम बाद में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले तो हमको ऊपर की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर। अब इतना पता होगा कि सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। देन मेम्ब्रेन प्रोटीन डिफ्यूजन्स, अब उस बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, उसका डिफ्यूजन कैसे होता है, ऑस्मोसिस कैसे होता है, सेल के अंदर आ रहा है जा रहा है कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, या फिर ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ऑस्मोसिस, आयन चैनल्स। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये सब कुछ देखेंगे। देन मेम्ब्रेन पंप्स, या मेम्ब्रेन के अंदर ना कुछ पंप्स लगे होते हैं, कुछ भी अंदर से बाहर जाना है कुछ पंप के थ्रू जाएगा, जैसे ये कुछ कोई छोटा सा पंप लगा हुआ है, ये इसको बाहर जाना है तो कैसे जाएगा ये। ठीक है, ये पंप कैसे फंक्शन कर रहा है, राइट। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ सॉर्टिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। एक सेकेंड, रुको जरा। हाँ, ओके, वन सेकेंड भाई। हाँ, मेम्ब्रेन पंप्स हो गया, मैकेनिज्म ऑफ सॉर्टिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेल्युलर मतलब एक सिंगल सेल है, उसी के अंदर विद इन द सेल ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में। ये गोल्जी बॉडीज हैं, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कुछ भी है, तो इन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन्स, ये सब कुछ हम फर्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेलीज। विद इन द सेल जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, उनके अंदर फंक्शन कैसे कैसे करता है। ठीक है, ये सब देखेंगे, जैसे सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इन सब का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, गोल्जी बॉडीज हैं, लाइसोसोम्स है, ये सब क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर तुमने थोड़ी भी बायोलॉजी पढ़ी है ना तो तुमको आइडिया होगा कि एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये सारी ऑर्गेनेलीज के ही नाम है। ठीक है, और इन सब का हम ये देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर होता है और ये क्या फंक्शन कर रही हैं। पेरोक्सिसोम्स क्या क्या फंक्शन होता है, कैसे क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लास्टिड्स देखेंगे। ठीक है, देन वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, क्या जरूरत क्या है इन सब की एक सेल के अंदर। देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन एंड इट्स रोल इन मोटालिटी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम। अब हमने बाहर बाहर का देख लिया, सबसे पहले हमने मेम्ब्रेन देखा अंदर, फिर हमने ये देखा इंटरसेल्युलर ऑर्गेनेलीज देखा।
ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे बीच में कोर में। कोर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, ये जीन्स एंड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कैसे काम होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, ओपेरॉन्स क्या होते हैं, ओपेरॉन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओपेरॉन्स मार्क करके रख लो। ठीक है, यूनिक एंड रेपिटेटिव डीएनए क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, देन इंटरप्टेड जीन्स, देन जीन फैमिलीज, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन क्या होता है, और उसके साथ में क्रोमोसोम्स का क्या एसोसिएशन होता है। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, यूक्रोमेटिन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये जो मैं बता रही हूँ, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। ठीक है, ट्रांसपोसोम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो जो चीज मैं मार्क कराती जा रही हूँ उसको मार्क कर लेना। देन नेक्स्ट, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूरा का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या देखेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस की प्रोसेस कैसे होती है, इसका रेगुलेशन कैसे होता है, स्टेप्स क्या होते हैं सेल साइकिल के अंदर। ठीक है, देन रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल, ये सब कुछ हम देखेंगे। सिंथेसिस फेज होती है, ठीक है, फिर एंड फेज होती है, ये सब ये सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, फर्दर आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसी सब को डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी माने माइक्रोब्स की फिजियोलॉजी, ग्रोथ, ईल्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेटजीज ऑफ सेल डिवीजन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ये सारे टॉपिक्स हम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने वाले हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पहुंच जाते हैं। अगला टॉपिक है फंडामेंटल प्रोसेसेस। ओके, अब फंडामेंटल प्रोसेसेस का मतलब क्या है, फंडामेंटल प्रोसेसेस मतलब कि जो होती ही होती है किसी एक सेल के अंदर। ठीक है, तो वो क्या है, वेरी फर्स्ट इज डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब रेप्लिकेशन हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ एरर्स होंगे, तो इसलिए हमें रिपेयर भी टाइम से करना होगा। फिर रिपेयर होता है और उसके बाद में क्योंकि वेरिएशन चाहिए हमें हर एक सेल के अंदर, तो रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, एंजाइम्स जो है उसके अंदर कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है, रेप्लिकेशन का ओरिजिन कहाँ से होता है, रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, रेप्लिकेशन फोर्क, देन फाइडेलिटी ऑफ रेप्लिकेशन, देन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन, रेप्लिकॉन्स, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब कि एक क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है और कुछ डीएनए क्रोमोसोम के बाहर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डैमेज एंड रिपेयर वेरी इंपॉर्टेंट, देन होमोलोगस एंड साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड मशीनरी, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का बनना, देन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर, आरएनए पॉलीमरेजेस, ये तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन कैपिंग मैकेनिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलोंगेशन कैसे होता है, टर्मिनेशन कैसे होता है, आरएनए की प्रोसेसिंग कैसे होती है, क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, देन आरएनए की एडिटिंग कैसे होती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, स्प्लाइसिंग कैसे होती है, इसके बिना ना प्रोटीन बनना मुश्किल है, ये प्रोटीन बनने में हेल्प करती है ये सब चीजें। ठीक है, देन एंड पॉलीएडिनाइलेशन इंपॉर्टेंट, जहां जहां ये मेजर मेजर टर्म्स लिखे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, देन आरएनए ट्रांसपोर्ट, आरएनए ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, आरएनए पहले तो बनता किधर है, वो सब कुछ यहाँ देखेंगे। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रोटीन पे, तो देखो पहले हमने डीएनए देखा, ठीक है, फिर हमने आरएनए देखा क्योंकि डीएनए से आरएनए बना, फिर आरएनए से हमने क्या देखा, प्रोटीन। ठीक है, अब हम प्रोटीन का सिंथेसिस देखेंगे और उसकी प्रोसेसिंग देखेंगे। अब प्रोटीन तो बन गया, अब प्रोटीन में क्या होगी, फोल्डिंग वोल्डिंग सब कुछ होगा, तो उसमें हम क्या देखेंगे, पहले पहले सबसे पहले तो राइबोसोम्स को पढ़ेंगे कि क्यों जरूरत होती है राइबोसोम्स की, देन फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन बनने के लिए इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है सबसे पहले, देन इनिशिएशन फैक्टर्स क्या क्या होते हैं और उनका रेगुलेशन कैसे होता है, इलोंगेशन का प्रोसेस कैसे होता है, इलोंगेशन के लिए फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब प्रोटीन की बात हो रही है, देन टर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है, जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं और इन कोड्स की हेल्प से ही बनता है ना प्रोटीन, देन अमाइनो एसाइलेशन क्या क्या होता है, ये क्या प्रोसेस है, ये टीआरएनए के लिए ही क्यों होती है, देन टीआरएनए आइडेंटिटी, amino acylation of tRNA synthetase, then translational proofreading, proofreading तो सुना ही होगा, proofreading क्या होती है, ठीक है, then translational inhibitors,
फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ये लास्ट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन जो है हो रहा है उसका कंट्रोल कहाँ कहाँ हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे या ट्रांसलेशनल लेवल पे, किस तरीके से उसका कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, देन रेगुलेटिंग द expression of phages, viruses, prokaryotes, eukaryotes, यूकैरियोटिक जीन्स। तो इन सब में एक्सप्रेशन किस तरीके से हो रहा है, उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है। देन रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन एंड जीन स्लाइसिंग। तो ये सब चीज हम लोग इसमें देखेंगे जो फंडामेंटल प्रोसेसेस का टॉपिक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो अगला टॉपिक, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। अब सेल तो है हमारे पास, बट दो डिफरेंट सेल्स के अंदर कैसे कम्युनिकेशन होगा, उसकी सिग्नलिंग किस तरीके से होगी, उसमें क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन। क्या बोल रहे हैं होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन के अंदर, recognition and entry process of different pathogens like bacteria, viruses into animal and plant host cells। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक सेल है, चाहे ये एनिमल सेल मान लो चाहे प्लांट सेल मान लो, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आया, कोई फॉरेन पैथोजन आया, वायरस आया कि कुछ आया, बैक्टीरिया आया, कुछ भी आया, प्लांट सेल या एनिमल सेल उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये फॉरेन ऑब्जेक्ट है। तो वो उस पे कैसे उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका एंट्री का सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा, फिर उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेगा, जो प्लांट या एनिमल सेल है उसको रिकॉग्नाइज किस तरीके से कर रहा है, उस पर क्या वर्क कर रहा है, क्या फंक्शनिंग है वहां पे। फिर ऑल्टरेशन ऑफ होस्ट सेल बिहेवियर बाय पैथोजन। अब पैथोजन बाहर से आ रहा है तो उसको मालूम है कि मेरे को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा, तो ये क्या करेगा, अपने अपने ऊपर कुछ कोई इस तरीके की लेयर या कुछ ऐसा मास्क करने की कोशिश करेगा कि ये इसे पहचान ना पाए। ओके, देन वायरस इंड्यूस्ड सेल ट्रांसफॉर्मेशन। अब सेल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्योंकि वायरस जो होता है, वायरस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अपने आप से डिवाइड नहीं कर सकता, इट यूजेस होस्ट मशीनरी टू डिवाइड इटसेल्फ। ओके, तो उसके अंदर उसको सेल में ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पैथोजन इंड्यूस्ड डिजीजेस इन एनिमल एंड प्लांट्स। अब पैथोजन आया है तो कुछ ना कुछ डिजीज कॉज करेगा। देन सेल सेल्स फ्यूजन इन बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेल्स। ये सारा कुछ हम इसमें फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सेकंड सेकंड क्या हो गया, सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग मतलब कि सेल कुछ ना कुछ सिग्नल भेज रहा है किसी न किसी चीज के लिए, किस चीज के लिए, हॉर्मोन्स एंड देयर रिसेप्टर्स, हॉर्मोन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। देन सेल सरफेस रिसेप्टर्स, ये सब रिसेप्टर्स हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन सिग्नलिंग थ्रू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, इसमें सारा कुछ सिग्नलिंग से रिलेटेड है। देन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज। सेकेंडरी मैसेंजर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रेगुलेशन ऑफ सिग्नलिंग पाथवेज, ये सिग्नलिंग पाथवेज जो भी हो रहे हैं उनका रेगुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। फिर बैक्टीरियल एंड प्लांट टू कंपोनेंट सिस्टम्स, कैसे वर्क करता है, लाइट सिग्नलिंग इन प्लांट्स, फिर बैक्टीरियल कीमोटेसिस, फिर कोरम सेंसिंग, एक दूसरे को बैक्टीरिया सेंस कैसे कर रहे हैं अगर एक मीडियम में प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो गया, सेल्यूलर कम्युनिकेशन। अगला, आपस में कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रहा है, रेगुलेशन ऑफ हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस मतलब नए ये इसका ब्लड सेल्स का बनना। ठीक है, देन जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन। देन सेल अडेशन, सेल अडेशन मतलब दो सेल आपस में जुड़े किस तरीके से हैं। रोल ऑफ डिफरेंट अडेशन मॉलिक्यूल्स, क्या रोल है इनका। देन गैप जंक्शंस क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इंटीग्रिन्स, इंटीग्रिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरो ट्रांसमिशन एंड इट्स रेगुलेशन। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम लोग आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें यही सब कुछ हमको पढ़ना है। ओके, आज हम बस थोड़ा सा नजर के सामने से इसको निकाल ले रहे हैं ताकि हमें ये पता रहे कि ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज कैंसर। कैंसर के बारे में क्या पढ़ना है हमें, जेनेटिक रीअरेंजमेंट इन प्रोजेनिटर सेल्स, फिर ऑन्कोजेंस क्या होते हैं, फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या होते हैं। ओके, एक सेकेंड, फिर कैंसर एंड सेल साइकिल। सेल साइकिल
जब भी होती है तो वो कैंसरियस सेल कैसे बन जाती है, जब नॉर्मल सेल साइकिल चल रही है तो। देन वायरस इंड्यूस्ड कैंसर, वायरस कैसे इंड्यूस कर रहा है कैंसर। देन मेटास्टेसिस क्या होती है, टर्म का क्या मतलब है। देन इंटरेक्शन ऑफ कैंसर सेल्स विद नॉर्मल सेल्स, किस तरीके से नॉर्मल सेल्स कैंसरियन सेल्स को सेपरेट करती है अपने आप से। देन अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस टर्म, ये तुम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अपोप्टोसिस का मतलब ये होता है कि सेल डेथ। देन थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। तो कैंसर के अंदर हम लोग ये सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे शुरू होता है कैंसर, कॉज कॉज किस तरीके से होता है, उसके अंदर क्या क्या सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं उससे जो नॉर्मल सेल है वो किस तरीके से ट्रीट कर रही है। देन जो कैंसरियस सेल है, कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता है कि कैंसरियस सेल हमारी बॉडी के अंदर है और वो एकदम से वो खत्म भी हो जा रही है क्योंकि बॉडी रिएक्ट कर रही है उस चीज पे। ओके। देन नेक्स्ट इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। उसमें क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो cells and molecules involved in innate and adaptive immunity, antigens important, antigenicity very important, and immunogenicity, ये तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बी एंड टी सेल्स किस तरीके से काम करती है, उसके एपिटोप्स क्या होते हैं। देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। देन जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। देन एंटीबॉडी इंजीनियरिंग, देन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमएचसी मॉलिक्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ मार्क करके चलना इनको, और जब भी मैं ये टॉपिक उठाऊंगी उसको ध्यान से पढ़ना है। ओके। देन एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, activation and differentiation of B and T cell, B and T cell receptors, then humoral and cell mediated immune response, very important। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून मॉड्यूलेशन, फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, फिर टोल लाइक रिसेप्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, टोल लाइक रिसेप्टर्स। फिर सेल मीडिएटेड इफेक्टर फंक्शंस, इन्फ्लेमेशन, हाइपर सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपर सेंसिटिविटी। देन ऑटो इम्यूनिटी, फिर इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस, पैरासिटिक मलेरिया एंड वायरल इन्फेक्शंस। तो इन इन्फेक्शंस के दौरान हमारी जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कैसे वर्क करती है। congenital and acquired immunodeficiencies and vaccines related to these, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ अगला देखो, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या है, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कि डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। पोटेंसी क्या होती है, कमिटमेंट क्या है, स्पेसिफिकेशन, इंडक्शन, ये सारी टर्म्स जो है इन टर्म्स की डेफिनेशन में बताऊंगी। कॉम्पिटेंस, डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट्स, सेल फेट एंड सेल लिनिएजेस, ये सारे जो टर्म्स मैं बोल रही हूँ इन टर्म्स को हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो टर्म है इनको देख के घबराना मत बिल्कुल भी, यहाँ सिर्फ पर्पस इतना ही है कि हम डिकोड कर रहे हैं कि क्या क्या वर्ड्स हमको पढ़ने हैं, और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको मार्क कर लो अच्छे तरीके से, तो जब पढ़ोगे उस टाइम पे उन पे ज्यादा फोकस रखना। ओके। देन स्टेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल बहुत ट्रेंड में स्टेम सेल्स। देन जीनोमिक इक्विवेलेंस एंड साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इम्प्रिंटिंग, म्यूटेंट्स एंड ट्रांसजेनिक्स इन एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट गैमेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट। इसमें क्या पढ़ना है हमें, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, कैसे गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। फिर सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स इन स्पर्म एग रिकॉग्निशन इन एनिमल्स। देन एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट, ओके। एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड डबल फर्टिलाइजेशन इक्वली इंपॉर्टेंट, डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स में। देन जाइगोट फॉर्मेशन, क्लीवेज, ब्लास्टुला फॉर्मेशन, एम्ब्रियोनिक फील्ड्स, गैस्ट्रुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स इन एनिमल्स, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियोनिक सैक डेवलपमेंट से लेकर यहाँ तक, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिमेट्री इन प्लांट्स,
देन सीड फॉर्मेशन एंड सीड्स एंड जर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट, morphogenesis and organogenesis in animals, cell aggregation and differentiation, फिर एक्सिस एंड पैटर्न फॉर्मेशन ड्रोसोफिला में, फिर एम्फीबिया एंड चिक, ऑर्गेनोजेनेसिस, वुल्वा फॉर्मेशन, फिर ये सब सी एलिगेंस वगैरह, ये सब मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं. ये इन सब में हम लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि यही ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, इनको हम एज मॉडल ऑर्गेनिजम्स कंसीडर करते हैं. ठीक है, ये सारी स्टडीज के लिए कंडक्ट करने के लिए. फिर आइलेंस इंडक्शन, लिम्ब डेवलपमेंट, रीजेनरेशन इन वर्टिब्रेट्स, differentiation in neurons, post embryonic development, larval formation, metamorphosis important. ठीक है, environmental regulation of normal development, sex determination very important. Okay, next क्या आ जाते हैं, morphogenesis and organogenesis in plants, organization of shoot and root apical meristem, shoot and root development, leaf development and phyllotaxy, transition of flowering, floral meristems and floral development in Arabidopsis, एंटीराइनम. ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. एजिंग एंड सेनेसेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट्स. नंबर 1 फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट. फोटोसिंथेसिस जो है वो टर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ठीक है, इसके अंदर रिएक्शंस होते हैं, तो वो रिएक्शंस डार्क एंड लाइट रिएक्शन जो भी होती है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है. सो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे इसमें, मैकेनिज्म ऑफ, वन सेकेंड, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, देन फोटो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, C3C4 कैम्प पाथवे बहुत 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 इंपॉर्टेंट. C3C4 कैम्प पाथवे से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे तुम्हारे. नेक्स्ट, रेस्पिरेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन, तो उसमें क्या आएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गई. ठीक है, प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, एटीपी सिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, एटीपी सिंथेसिस, ऑल्टरनेट ऑक्सीडेज, फोटो रेस्पिरेटरी पाथवेज. नेक्स्ट, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म तो पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है. नाइट्रेट एंड अमोनियम एसिमिलेशन, अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस, छोटा सा टॉपिक है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन प्लांट हार्मोन्स, जहां मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम मान के चलो वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ओके, तो उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी. सो इसमें प्लांट हार्मोन्स में क्या पढ़ेंगे हम, बायोसिंथेसिस किस तरीके से उसकी सिंथेसिस होती है, फिर स्टोरेज कहाँ होती है, ब्रेक डाउन एंड ट्रांसपोर्ट, फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सारा कुछ हम प्लांट हार्मोन्स में देखेंगे. नेक्स्ट, सेंसरी फोटोबायोलॉजी, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फाइटोक्रोम्स. फाइटोक्रोम्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिप्टोक्रोम्स बहुत इंपॉर्टेंट, फोटोट्रोपिन्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्टोमेटल मूवमेंट, फोटो पीरियोडिज्म एंड बायोलॉजिकल क्लॉक्स. ओके, इसमें से फोटो पीरियोडिज्म पे ज्यादा ध्यान देना. नेक्स्ट क्या है, सोल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमिलेशन ट्रांसलोकेशन, अपटेक, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, आयन, सोल्यूट्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम सॉइल थ्रू सेल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, ये सारा कुछ हम देखेंगे कि पानी का, आयंस का, सोल्यूट्स का, माइक्रोमोलिक्यूल्स का, सॉइल से जो अपटेक होता है प्लांट के अंदर, उसके अंदर मूवमेंट किस तरीके से होता है क्रॉस द सेल्स, किस तरीके से मेम्ब्रेन्स को क्रॉस किया जाता है. ठीक है, फ्लोएम और जाइलम कैसे वर्क करते हैं वहां पे, फिर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, फिर मैकेनिज्म ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फोटो एसिमिलेट्स, जो भी फोटो एसिमिलेट्स बने हैं प्लांट के अंदर उसमें उसका लोडिंग अनलोडिंग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हो रहा है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या पढ़ेंगे हम, बायोसिंथेसिस उनका, कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, टर्पीन्स का, फिनोल्स का, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का, और उनका क्या रोल है, क्यों बनते हैं. नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस फिजियोलॉजी,
responses of plant to biotic and abiotic stresses. बायोटिक स्ट्रेस कौन कौन से हैं? पैथोजन हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, आउटसाइड जो भी बायोटिक कंपाउंड्स हैं. देन एबायोटिक कौन से हो गए? वाटर है, टेम्परेचर, सॉल्ट है. ये सबसे क्या स्ट्रेस प्लांट को होता है, वो सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल. क्या पढ़ेंगे? ब्लड एंड सर्कुलेशन, ब्लड कॉर्पसल्स, होम्योपोएसिस and formed elements, plasma function, blood volume regulation, blood groups, hemoglobin, immunity, homeostasis. ये सारे टॉपिक्स, इनकी डेफिनेशंस, ये सब कुछ पढ़ेंगे. सेकेंड, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैसे काम करता है, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर. देन मायोजेनिक हार्ट, क्या होता है मायोजेनिक हार्ट. देन स्पेशलाइज्ड टिश्यू, कौन कौन से स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं. देन ईसीजी कैसे वर्क करता है, इसके प्रिंसिपल, इसका सिग्निफिकेंस. देन कार्डियक साइकिल किस तरीके से वर्क करती है, हार्ट एज अ पंप. देन ब्लड प्रेशर, देन न्यूरल एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज. ठीक है, तो ये सब कुछ इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, comparison of respiration in different species. Then anatomical considerations, transport of gases, exchange of gases, waste elimination, न्यूरल एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. तो ये सारा सब रेस्पिरेशन के बारे में जितनी भी नॉलेज है वो सब इस वाले चैप्टर से मिलेगी. देन नर्वस सिस्टम के बारे में इसी तरीके से नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. न्यूरॉन्स क्या होती है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्शन पोटेंशियल. देन ग्रॉस न्यूरो एनाटॉमी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. देन सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. देन न्यूरो कंट्रोल ऑफ मसल टोन एंड पोस्चर. ये न्यूरो कंट्रोल ऑफ मसल टोन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगले पे आ जाते हैं. देन सेंस ऑर्गन्स पढ़ेंगे, विजन, हियरिंग एंड टेक्टाइल रिस्पॉन्स क्या होता है. फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें कंपैरेटिव फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, किडनी का क्या फंक्शन होता है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है, वेस्ट एलिमिनेशन कैसे होता है, मिक्चुरेशन क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस कैसे होता है, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस. ऐसे ही नहीं, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये जितनी भी टर्म्स है ये सारी टर्म्स हमको पढ़नी है. देन नेक्स्ट इज थर्मो रेगुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. थर्मो रेगुलेशन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंफर्ट जोन क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है, फिजिकल केमिकल न्यूरल रेगुलेशन क्या होता है, एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन, किस तरीके से काम करता है बॉडी के अंदर. देन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एनर्जी बैलेंस, बीएमआर क्या होता है. नेक्स्ट एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है. ठीक है, देन बेसिक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. फिर हॉर्मोन्स, कौन कौन से हॉर्मोन्स है, डिजीजेस कौन कौन सी है, फिर रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस कैसे काम करती है, गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, ओव्यूलेशन क्या होता है, न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन क्या होता है. ये सारा कुछ हम इस वाले में चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. राइट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इसको जेनेटिक्स कह दो. ठीक है, जेनेटिक्स कॉमन टर्म्स में. इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इसमें क्या आएगा, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, डोमिनेंस क्या होती है, सेग्रीगेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होती है, टर्म्स क्यों यूज की मेंडल ने. देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स, अलील क्या है, मल्टीपल अलील्स क्या है, सूडो अलील क्या है. देन कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट भाई. नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंशंस ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल. मेंडल ने कुछ प्रिंसिपल्स तो दे दिया, अब उसके एक्सटेंशन में और डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने और भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए, तो उसमें क्या आ गया, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ गया, जीन इंटरेक्शन आ गया, प्लियोट्रॉपी, इंपॉर्टेंट टर्म आना चाहिए. ठीक है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या होती है, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी. देन फिनोकॉपी, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, इंपॉर्टेंट है. सेक्स लिंकेज, सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये सब सब पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या आ गया हमारा, जीन मैपिंग मेथड्स. इसमें क्या आ गए, लिंकेज मैप्स आ गए, टेट्राड एनालिसिस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, ये 1 से 2 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं इसमें. ठीक है, देन मैपिंग विद मॉलिक्यूलर मार्कर्स, मैपिंग बाय यूजिंग सोमैटिक सेल हाइब्रिड्स, डेवलपमेंट ऑफ मैपिंग पॉपुलेशन इन प्लांट्स. नेक्स्ट
एक सेकेंड। नेक्स्ट क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, जहां भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल आ गया ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल तुम ये मान के चलो कि न्यूक्लियस के अंदर जितना भी क्रोमोसोम है ना, उससे बाहर का जितना भी मटेरियल है उसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोल रहे हैं। ठीक है, सो इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट जीन्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जीन होता है, ठीक है, डीएनए मटेरियल होता है। ठीक है, देन मैटरनल इनहेरिटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैटरनल इनहेरिटेंस इन्हीं से ही डिराइव्ड है, माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स से। नेक्स्ट, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, मेथड्स ऑफ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या है, ट्रांसफर। इसमें क्या है, सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फिर कॉन्जुगेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया। ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है, ये तो तुमको ये मान के चलो कि आनी आनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसडक्शन एंड सेक्सडक्शन, ये सब। देन मैपिंग जीन्स बाय इंटरप्टिंग मेटिंग, इंटरप्टेड मेटिंग। देन फाइन स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ जीन्स। ओके, आगे क्या आ गया हमारा, ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री एनालिसिस आना ही आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देन लॉर्ड स्कोर फॉर लिंकेज टेस्टिंग। कैरियोटाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट, कैरियोटाइप्स। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, ये सब देखने हमें। उसके बाद क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में क्या आएगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आते हैं क्वेश्चन इस पे। हेरिटेबिलिटी क्या होती है, इट्स मेजरमेंट्स। क्यूटीएल मैपिंग क्या होती है, सारा कुछ बताऊंगी। ठीक है, अभी बस ये देख लो टॉपिक्स, वरना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। म्यूटेशन क्या होती है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं, डिटेक्शन कैसे होती है, म्यूटेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, लीथल कौन सी होती है, ठीक है, कंडीशनल कौन सी होती है, बायोकेमिकल, फिर लॉस ऑफ फंक्शन, फिर गेन ऑफ फंक्शन। ये सारी म्यूटेशन के टाइप्स हैं। फिर जर्मिनल वर्सेस सोमेटिक म्यूटेंट्स, फिर इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस। ये सब बहुत, म्यूटेशन पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना है बिल्कुल, छोड़ना नहीं है इसको। देन स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल ऑल्टरेशंस ऑफ क्रोमोसोम। डिलीशन क्या है, डुप्लीकेशन क्या है, इन्वर्जन कैसे होता है, ट्रांसलोकेशन, प्लॉइडी, जेनेटिक इम्प्लीकेशंस। तो ये सब जो भी हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, डुप्लीकेशन और इन्वर्जन, इन सब की इम्प्लीकेशंस क्या होती है बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद में रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में क्या आएगा, होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन। ये एक सेकेंड, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा ही। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अर्थ पे, प्लेनेट पे पूरे जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो कितनी डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब नेमिंग करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पीशीज एंड हायरार्कल टेक्सा, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, क्लासिकल एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन सबको हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, इन सब की नेमिंग किस तरीके से होती है, वो सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे। सेकंड क्या है, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर है, कोलोनियल है, मल्टी सेलुलर फॉर्म है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। फिर कंपैरेटिव एनाटॉमी। देन अडेप्टिव रेडिएशन, अडेप्टिव मॉडिफिकेशन। अडेप्टिव रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन इन ईच टेक्सॉन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग टेक्सा। ओके, अगला क्या आ गया, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसके बारे में, इसमें कुछ नहीं, बस जियोग्राफी से रिलेटेड थोड़ा बहुत है। मेजर हैबिटेट टाइप्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट, जियोग्राफिक ओरिजिन्स, माइग्रेशन ऑफ स्पीशीज, फिर कॉमन इंडियन मैमल्स, बर्ड्स, फिर सीजनैलिटी एंड फिनोलॉजी ऑफ सबकॉन्टिनेंट। मतलब कहाँ पे कौन सी चीज, कौन सी प्रजाति कहाँ पे पाई जाती है, उसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनिजम्स ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस। अब भाई हम पढ़ रहे हैं इसको, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए ना कि हम उसको कहाँ यूज में ला रहे हैं। तो कॉमन पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस ऑफ ह्यूमंस, इनको पढ़ेंगे हम। फिर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड क्रॉप्स, इनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न। क्या है, रेयर है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज क्या क्या है उसकी। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है,
हमने ये भी सुना होगा ना, हम बहुत सुनते हैं न्यूज में कि ये वाला एंडेंजर्ड है, ये स्पीशीज खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो उसी को, उस कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। एक कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है, शॉर्ट में इकोलॉजी, राइट। तो ये पढ़ेंगे हम इसमें एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट कौन सा? फिजिकल एनवायरनमेंट हमारा, बायोटिक एनवायरनमेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शंस पढ़ेंगे इसमें। देन हैबिटेट एंड निश का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर निश विड्थ एंड ओवरलैप, ये सब क्या होता है, ये सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है, फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड निश, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिसोर्स पार्टीशनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिसोर्स पार्टीशनिंग नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। देन कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें ये है पॉपुलेशन इकोलॉजी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स, ठीक है। देन पॉपुलेशन रेगुलेशन किस तरीके से होती है, लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजीज, आर एंड के सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, आर एंड के सिलेक्शन। देन कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा पॉपुलेशन, देन डेम्स एंड डिस्पर्सल, इंटरडेमिक एक्सटिंक्शंस, देन एज स्ट्रक्चर्ड पॉपुलेशंस, ये सब कुछ पढ़ना है। देन स्पीशीज इंटरेक्शन, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, हर्बिवोरी, कार्निवोरी, पॉलिनेशन, सिम्बायोसिस, ये सारा कुछ इसमें पढ़ना है। देन कम्युनिटी लेवल पे आ जाओ, ठीक है, कम्युनिटी इकोलॉजी, नेचर ऑफ कम्युनिटीज, कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स एंड एट्रीब्यूट्स, लेवल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इट्स मेजरमेंट, देन एजेस एंड इकोटोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट, एजेस एंड इकोटोन्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट क्या हो गया, इकोलॉजिकल सक्सेशन, भाई मेरा फेवरेट टॉपिक है ये इकोलॉजिकल सक्सेशन, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। इसमें टाइप्स, मैकेनिज्म्स, चेंजेस इन्वॉल्व इन सक्सेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स, सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ओके, तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। आगे जाते हैं नेक्स्ट। फिर इकोसिस्टम इकोलॉजी पे, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम फंक्शन, फिर एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा, एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिल। फिर प्राइमरी प्रोडक्शन, डिकम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सम इंडियन इकोसिस्टम्स, फिर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को देखेंगे, उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है टेरेस्ट्रियल में, देन फ्रेश वाटर, मरीन, एस्चुरियन, ये सब है एक्वाटिक में। फिर बायोजियोग्राफी, कि हमारे पास मेजर मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स कौन कौन से हैं, ठीक है, फिर उसकी थ्योरीज होंगी कुछ, आइलैंड बायोजियोग्राफी की। फिर बायोजियोग्राफिकल जोन्स कौन कौन सी है इंडिया में, ये सब कुछ पढ़ेंगे। देन अप्लाइड इकोलॉजी, अप्लाइड इकोलॉजी में क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में, फिर ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज के बारे में, फिर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या क्या पढ़ना है, उसका स्टेटस, उसकी मॉनिटरिंग, उसका डॉक्यूमेंटेशन, ये सब कुछ पढ़ना है। फिर मेजर ड्राइवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी चेंज, क्यों आ रहा है बायोडाइवर्सिटी में चेंज, क्यों आ रहा है। फिर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट अप्रोचेस, हम क्या कर रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए। देन कंजर्वेशन बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन, मेजर अप्रोचेस टू द मैनेजमेंट, इंडियन केस स्टडीज ऑन कंजर्वेशन और मैनेजमेंट स्टडीज। इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है, कब शुरू हुआ, ठीक है। इसी तरीके से प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट हाँ एलिफेंट था। एंड देन अभी तो और भी बहुत सारे शुरू हो गए ना, तो यही सब कुछ इसमें पढ़ना है। देन नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ये सब कुछ क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और ये सब क्यों एक दूसरे से डिफरेंट है, ये सब कुछ देखेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर आ जाओ हमारा, एवोल्यूशन एंड बिहेवियर, इसमें इमर्जेंस ऑफ एवोल्यूशनरी थॉट्स, क्या है एवोल्यूशन, क्यों हुआ, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी होंगी किसी ने, लेमार्क कौन था, कौन है लेमार्क, लेमार्क ने लेमार्किज्म दिया था। फिर डार्विन की थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन, अडेप्टेशन, स्ट्रगल, फिटनेस एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये सब क्या है। फिर मेंडलिज्म क्या है, मेंडलिज्म इज मेंडल की जो थ्योरीज है, वो सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देन स्पॉन्टेनिटी ऑफ म्यूटेशन, एवोल्यूशनरी सिंथेसिस, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। इसमें कुछ नहीं, ज्यादातर थ्योरीज वगैरह ही है, और बहुत इजी है वो, ज्यादा कुछ उसमें नहीं है, क्राम करने वाला नहीं है। देन ओरिजिन ऑफ सेल्स एंड यूनिसेलुलर रिवोल्यूशन, किस तरीके से सेल्स का ओरिजिन हुआ, ओरिजिन ऑफ बेसिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल आया था, ठीक है। फिर उसके बाद में एबायोटिक सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरेंस, ओपेरेंस एंड हाल्डेन, फिर एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलर,
मिलर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? फिर द फर्स्ट सेल किस तरीके से बना था, पहला सेल। फिर एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स, फर्स्ट सेल के बाद में प्रोकैरियोट्स बने, फिर उसके बाद में यूकैरियोट्स बने, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। फिर एवोल्यूशन ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फिर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्यों जरूरी है। फिर फोटोसिंथेसिस कैसे आया। फिर फिर एरोबिक मेटाबॉलिज्म किस तरीके से हुआ। तो ये सारा ना एवोल्यूशन का पार्ट है, ये सब कुछ हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है पेलियोंटोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ओके, इसमें क्या पढ़ने वाला है, एवोल्यूशनरी टाइम स्केल। ठीक है, वैसे इसका एक वीडियो मेरा इसमें भी है, चैनल पे पड़ा हुआ है एक वीडियो, जियोलॉजिकल टाइम स्केल नाम से। ठीक है, वो जाके देख लेना, वो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा तुम्हें इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर उसमें क्या है, एराज, पीरियड्स, इपोक क्या होते हैं, ये सब इसका क्या मीनिंग है, तो वो उस वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, देन मेजर इवेंट्स इन एवोल्यूशनरी टाइम स्केल। फिर origin of unicellular and multicellular organisms, major groups of plants and animals, stages in primate evolution including homo sapiens। ठीक है, then molecular evolution, concepts of neutral evolution, molecular divergence, molecular clock important, divergence and molecular clock important, molecular tools in phylogeny, classification and identification, protein and nucleotide sequence analysis, origin of new genes and proteins, gene duplication and divergence। अभी सुन के ना ये सब टर्म्स ऐसे लग रहे होंगे, पता नहीं क्या बोल रही है, क्या क्या इसका मीनिंग है, बट जब पढ़ने लगोगे ना तो उस टाइम पे तुम्हें याद आएगी कि ये सारी टर्म्स पढ़नी थी, ये सुनी हुई है कहीं पे। ठीक है, तो हम उसी के लिए ही अभी प्रिपेयर हो रहे हैं। देन नेक्स्ट मैकेनिज्म, पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन, जीन पूल, जीन फ्रीक्वेंसी, हार्डी विंगबर्ग लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो भी बता रही हूँ मार्क कर लो। उसका कॉन्सेप्ट एंड रेट ऑफ चेंज और इन द जीन फ्रीक्वेंसी थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, माइग्रेशन एंड रैंडम जेनेटिक्स ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अडेप्टिव रेडिएशन इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, स्पीसिएशन, एलोपेट्रिसिटी एंड सिम्पेट्रिसिटी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सेक्सुअल सिलेक्शन, को इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ब्रेन बिहेवियर एंड इवोल्यूशन, अप्रोचेज एंड मेथड्स इन स्टडी ऑफ बिहेवियर, प्रोक्सिमेट एंड अल्टीमेट कॉसेशन। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ ही पढ़ के जाना है, बट कोशिश ये करनी है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रही हूँ उनको आप नहीं छोड़ो। ठीक है, उनके अलावा जितना भी आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छी बात है, बट जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें अंदर इसके अंदर मैं बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको नोट करके रखने ही रखने हैं। चाहे इस वीडियो को ना दोबारा देख लेना और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया ना उसको एक जगह पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, वो तो जरूर पढ़ के जाने, राइट। ऑल्ट्रुइज्म वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्ट्रुइज्म एंड एवोल्यूशन, ग्रुप सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, किन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म। फिर न्यूट्रल बेसिस ऑफ लर्निंग, मेमोरी, कॉग्निशन, स्लीप, अराउजल, बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे काम करती है। देन डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, सोशल कम्युनिकेशन, सोशल डोमिनेंस इंपॉर्टेंट, सोशल डोमिनेंस, यूज ऑफ स्पेस एंड टेरिटोरियलिटी, मेटिंग सिस्टम, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, parental investment and reproductive success. Then parental care, aggressive behavior, habitat selection and optimality of foraging, migration, orientation and navigation, domestication and behavioral changes। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। चलो, नेक्स्ट सब्जेक्ट आ गया हमारा अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर क्या होगा, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक्स, टिश्यू एंड सेल कल्चर मेथड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये सब जो हम आज के टाइम पे साइंस को यूटिलाइज किस तरीके से कर रहे हैं ना, यूज किस तरीके से कर रहे हैं नए मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, या जो एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम किस तरीके से अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए कुछ प्रोसेसेस लगती है ना, तो वो सब प्रोसेसेस तुमको सीखनी है। नेक्स्ट,
ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या होते हैं, फिर मॉलिक्यूलर अप्रोचेस टू डायग्नोसिस एंड स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन, देन जीनोमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन टू हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग जीन थेरेपी, bioresource and use of biodiversity, breeding in plant and animal including marker assisted selection, then bioremediation, phytoremediation बहुत important है, very important, biocensus very important. Okay, next. चलो लास्ट पार्ट पे आ गए हम, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे. मेथड्स इन बायोलॉजी, इसके अंदर ज्यादातर टेक्निक्स वगैरह हैं जो भी इन्वॉल्व होती है. ठीक है, तो जो भी डिफरेंट टेक्निक साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे, हम वो सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे. तो वो क्या क्या है देख लेते हैं. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड नंबर 1. इसमें क्या है, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन्स, डिफरेंट सेपरेशन मेथड्स. Then analysis of RNA, DNA and proteins by 1 and 2 dimensional gel electrophoresis. Gel electrophoresis important है. Gel electrophoresis. Okay, important. Isoelectric focusing gels. Then next is molecular cloning of DNA or RNA fragments in bacterial and eukaryotic systems. हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसका यूटिलाइजेशन किधर है, कहाँ कहाँ हम इसको यूटिलाइज करने वाले हैं. देन एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स यूजिंग बैक्टीरियल, एनिमल एंड प्लांट वेक्टर्स. वेक्टर्स क्या होते हैं, ये तो थोड़ी बहुत चीजें अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं जब लेक्चर लूंगी उस टाइम पे मैं बिल्कुल शुरू से बताऊंगी. देन आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड sequences, then generation of genomic and cDNA libraries. ये important है भाई, cDNA libraries. एक मैंने एक शायद वीडियो बना के डाला भी हुआ है cDNA और जीनोमिक और cDNA libraries पे. ठीक है, इन प्लाज्मिड, फाज, कॉस्मिड, बैक एंड यैक वेक्टर्स. फिर इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस एंड डिलीशन टेक्निक्स, जीन नॉकआउट इंपॉर्टेंट इन बैक्टीरियल एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड्स, detection of post-translational modification of proteins, DNA sequencing methods, strategies of genome sequencing, then methods for analysis of gene expression at RNA and protein level, large-scale expression such as microarray-based techniques, isolation, separation and analysis of carbohydrates and lipid molecules. ये जो 3 टेक्निक्स है ना, RFLP, RAPD, AFLP, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलो इसको. ओके, ये तो पढ़नी ही पढ़नी है, पढ़ के जानी है, बिल्कुल बिना पढ़े इसको जाना नहीं है. हाँ चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट सेकंड क्या है, हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक्स. एंटीबॉडी जनरेशन कैसे जनरेट होती है, फिर डिटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग एलाइजा, RIA वेस्टर्न ब्लॉट, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, flow cytometry, immunofluorescence microscopy, detection of molecules in living cells, in situ localization by techniques such as fish important है, and GISH. Then biophysical method. Biophysical method में क्या पढ़ेंगे, molecular analysis using UV और visible spectroscopy, then fluorescence, फिर circular dichroism important, NMR important एंड ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इंपॉर्टेंट है, आजकल उसको भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. देन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन. एक्सरे डिफ्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है भाई, जो टेक्निक्स हैं जितनी भी, वो सारी ही टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है. ओके, तो टेक्निक्स वाला पोर्शन तो छोड़ के मत जाओ बिल्कुल. ओके, देन NMR तो हमने देख लिया. फिर मॉलिक्यूलर एनालिसिस यूजिंग लाइट स्कैटरिंग, different types of mass spectrometry. Mass spectrometry is very important. Surface plasma resonance method. Surface plasma resonance is also very important. Then statistical methods. थोड़ा सा statistics भी, biostatistics का portion भी इसके अंदर रखा हुआ है. तो measures of central tendency and dispersal. हालांकि इससे कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, बट हाँ ये है कि ये सब कुछ आपको ना थोड़ा बहुत आना चाहिए, ताकि एनालिसिस में थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ये जब भी एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं वहां पे आपको पूछ सकता है ये. ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल
Poison and normal, sampling distribution, difference between parametric and non-parametric statistics, confidence level, confidence interval, errors, levels of significance, regression correlation पढ़ लेना भाई, और टी टेस्ट ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी पढ़ लेना। एक्स2 टेस्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रो वेरिएट स्टैटिस्टिक्स, भाई मैंने ये नहीं पढ़ा है, मैं सच बता रही हूँ। ये लास्ट वाला जो टॉपिक है, मैं तो सेलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ के गई हूँ, बट मैं हाँ आपको पढ़ाऊंगी सब, तो मैं उसमें से बता दूंगी कि विच वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो एक दो छोड़ भी दोगे तो कोई बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगी उसमें। ओके, नेक्स्ट, radio labeling techniques, detection and measurement of different types of radioisotopes normally used in biology, then incorporation of radioisotopes in biological tissues and cells, molecular imaging of radioactive material, safety guidelines, microscopic techniques, पढ़ लेना, पढ़ के जाना, visualization of cells, subcellular components by light microscopy, resolving powers of different microscopes, ये तो आना ही चाहिए, ये तो बहुत बेसिक है, ठीक है। माइक्रोस्कोपी ऑफ लिविंग सेल्स, स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप्स, ये क्या होता है, सेम क्या होता है, SEM, फिर TEM क्या होता है, टेम क्या होता है, ये सब ये पढ़ लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। डिफरेंट फिक्सेशन एंड स्टेनिंग टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट, स्टेनिंग आनी चाहिए, फिक्सेशन कैसे करते हैं आना चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए। देन फ्रीज एच एंड फ्रीज फ्रैक्चर मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मेम्ब्रेन्स के लिए होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। फिर इमेज प्रोसेसिंग मेथड्स इन माइक्रोस्कोपी, ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिजिकल मेथड्स, सिंगल न्यूरॉन रिकॉर्डिंग, पैच क्लैम्प, भाई इंपॉर्टेंट, पैच क्लैम्प रिकॉर्डिंग, ECG इंपॉर्टेंट, ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्डिंग, देन लीजन एंड सिमुलेशन ऑफ ब्रेन, देन फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग, पेट, MRI, fMRI, कैट, इन सब में से पैच क्लैम्प को सबसे ज्यादा फोकस रखना। नेक्स्ट, मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी, methods of estimation, population density of animals and plants, ranging patterns through direct, indirect, and remote observations, sampling methods in the study of behavior, habitat characterization, ground and remote sensing methods. अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट्स लिखे हैं जो तुमको बहुत ज्यादा जिन पे फोकस करना है। पहला सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। देन सेल बायोलॉजी, इसी के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंपॉर्टेंट, मेथड्स इन बायोलॉजी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। इम्यूनोलॉजी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंटल बायोलॉजी बिल्कुल पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी बिल्कुल पढ़ना है, इकोलॉजी, देन इवोल्यूशन, ये सब कुछ पढ़ना है। ओके, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो हो गए। अब इनमें से ना क्या इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कराए हैं ना, वो टॉपिक्स उठा लेना इन सब्जेक्ट्स में से, उनको तो बिल्कुल पढ़ के बिल्कुल ही जाना है, वो छोड़ना नहीं है। अभी नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट बुक्स एंड स्टडी मटेरियल। देखो मेरे लेक्चर्स तो है ही है, लेकिन उसके साथ में अगर आप कोई बुक और मटेरियल रेफर करना चाहते हो ना, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये सारी रेफरेंस बुक्स हैं जो हर कोई रेफर कर रहा है इनके लिए, और ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री के लिए ना लेनिंजर की बुक बहुत अच्छी है, इट्स अ वेरी गुड बुक। हालांकि ये जो सारी बुक्स है ना, ये बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं, तो इनसे डायरेक्टली सीधा सीधा आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये रेफरेंस बुक है कि कहीं पे कोई सब्जेक्ट, कोई किसी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, इन डेप्थ पढ़ना है, तो उसके लिए इन बुक्स को रेफर कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सेल बायोलॉजी के लिए कौन सी, ब्रूस एल्बर्ट्स की बुक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए वॉटसन की बुक है। मेथड्स इन बायोलॉजी के लिए विल्सन एंड वॉकर की बुक है। जेनेटिक्स के लिए ग्रिफिथ्स, बहुत अच्छी बुक है। इम्यूनोलॉजी के लिए क्यूबे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए गिलबर्ट की बुक, प्लांट फिजियोलॉजी के लिए हॉपकिंस, देन एनिमल फिजियोलॉजी के लिए रिचर्ड विल, देन इकोलॉजी के लिए बेगन, एवोल्यूशन के लिए रेडली, ठीक है। ये सारी बुक्स काफी लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो बाकी आप
तो अगर अच्छा लगा है ये सेशन तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, जिसको भी आपको लगे कि भाई बंधुओं में शेयर करना चाहिए उनको शेयर जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब तो पक्का पक्का कर लेना इसको, चैनल को, अगर आप लोग इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो। कोई भी क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आया है, कुछ इलेबोरेट करना है, तो कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं तुरंत से रिप्लाई कर दूंगी। ओके, चलो, सी या गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।